नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 5। पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा निर्यात प्रोत्साहन के लिए कौन सी योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाया गया? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, RODTEP। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट यानी रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं RODTEP योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की। यह योजना जो 2021 में शुरू हुई थी, निर्यातकों को उन कर्तव्यों और करों की प्रतिपूर्ति प्रदान करती है जो अन्य योजनाओं द्वारा कवर नहीं होते और यह WTO के अनुरूप है। यह सभी क्षेत्रों जैसे वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि को कवर करती है तथा निर्माता और व्यापारी निर्यातकों SEZ और EOU इकाइयों को लाभ पहुंचाती है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, जिससे भारत के कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो गए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब हो गए हैं कुल 13। यूनेस्को ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि लगभग 7770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है, जिससे भारत के कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। यह मान्यता पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय जैव विविधता जैसे स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान प्रदान करती है तथा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक है। सोनम वांगचुक को किस अधिनियम के तहत हाल ही में हिरासत में लिया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, NSA 1980। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लद्दाख प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA 1980 के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया। उन पर लेह हिंसा, जिसमें 4 लोग मारे गए और 80 लोग घायल हो गए, भड़काने, वित्तीय अनियमितताओं और उकसावे के आरोप लगे हैं। प्रशासन का दावा है कि हिरासत विश्वसनीय आधारों पर की गई है, जबकि नागरिक समाज और कार्यकर्ताओं ने इनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। इनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल को पत्र लिखकर रिहाई की मांग की। भारत को कितने वर्ष के कार्यकाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3। भारत को मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित ICAO की 42वीं सभा सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की 36 सदस्यीय परिषद के भाग 2 के लिए 2025 से लेकर 28 तक यानी कुल 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु पुनः निर्वाचित किया गया। यह चुनाव भारत के लिए अब तक का सबसे मजबूत जनादेश लेकर आया, जिसमें उसे सदस्य देशों से सर्वाधिक समर्थन प्राप्त हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। परिषद का चुनाव हर 3 वर्ष में होता है। RSS की शताब्दी पर PM मोदी ने क्या जारी किया, जिसमें भारत माता की छवि पहली बार भारतीय मुद्रा पर अंकित हुई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्मारक सिक्का और डाक टिकट। PM मोदी ने 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS शताब्दी समारोह के दौरान 100 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इस सिक्के पर पहली बार भारत माता की छवि अंकित की गई है, जिसमें वरद मुद्रा में भारत माता, शेर और स्वयंसेवकों की श्रद्धा दर्शाई गई है। एशिया के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओखला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के ओखला में एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उद्घाटित किया। यह 1161 करोड़ की लागत से बनी योजना है, जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA के सहयोग से बना है। नया प्लांट 4 पुरानी यूनिटों को प्रतिस्थापित करेगा और यमुना नदी की सफाई में मदद करेगा। यह परियोजना नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत दिल्ली की जल प्रबंधन क्षमता को ऐतिहासिक रूप से मजबूत करेगी। क्या आप 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कीजिए और कोर्सेज से जुड़िए।
भारत में ई कचरा उत्पादन 2017-18 से कितने प्रतिशत बढ़ा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 150%। 3 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ई कचरा उत्पादन 2017-18 के 0.71 मिलियन टन से बढ़ करके 2025 में हो गया है 2.2 मिलियन टन, जो कि 150% वृद्धि को दर्शाता है। भारत अब चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक है, जहां केवल 65 शहर 60% कचरा उत्पन्न करते हैं। यह स्थिति पर्यावरण और स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ाती है, जैसे कि विषैले रसायनों का रिसाव। सरकार को ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 को सख्ती से लागू करना होगा, जिसमें रिसाइकलिंग और जन जागरूकता प्रमुख है। यह चुनौती डिजिटल अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए नीतिगत सुधारों की मांग भी करती है। हालिया नेचर प्लांट्स अध्ययन के अनुसार अमेजन वर्षा वन में वृक्षों का औसत आकार कितने प्रतिशत प्रति दशक बढ़ रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 3.2%। सितंबर 2025 में नेचर प्लांट्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अमेजन वर्षा वन में वृक्षों का औसत व्यास पिछले 30 वर्षों में 3.2% प्रति दशक बढ़ा है, जो बढ़ते CO2 स्तर के कारण है। यह वृद्धि छोटे और बड़े दोनों वृक्षों में देखी गई, जिससे वन का कार्बन अवशोषण बढ़ रहा है। अध्ययन रैन फॉर नेटवर्क के 188 प्लांट्स पर आधारित है, जहां CO2 स्तर में 20% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। अमेजन वर्षा वन लगभग 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जो भारत के आकार का लगभग 2 गुना है। इसका 60% हिस्सा ब्राजील में है, जबकि शेष पेरू, कोलंबिया और अन्य 9 देशों में फैला है। भारत में पारस्परिक कानूनी सहायता संधियां MLAT अनुरोधों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण कौन सा मंत्रालय है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय। न्यूज़ में क्यों है? 30 सितंबर को गृह मंत्रालय ने सिंगापुर के साथ MLAT को औपचारिक रूप से लागू किया, ताकि जुबीन गर्ग, ये असम के गायक थे जिनकी मृत्यु हो गई 19 सितंबर को यॉट यात्रा के दौरान डूबने से, में सहयोग मिल सके। इससे ऑटोप्सी रिपोर्ट, फॉरेंसिक सबूत और आरोपी प्रत्यर्पण जैसी प्रक्रियाएं आसान होंगी। MLAT समझौते देशों को आतंकवाद, तस्करी, साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मामलों में साक्ष्य साझाकरण व अभियोजन सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे समझौते क्षेत्राधिकार की सीमाओं को दूर कर अपराधियों को न्याय से बचने नहीं देते। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना ECMS का वित्तीय आउटलेट यानी बजट कितना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 22,919 करोड़ रुपये। यह 2025-26 से 2031-32 तक की 6 वर्षीय अवधि, 1 वर्ष की पूर्व निर्माण अवधि सहित के लिए स्वीकृत है। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक घटकों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु टर्नओवर लिंक्ड और कैपेक्स लिंक्ड प्रोत्साहन प्रदान करती है। 2 अक्टूबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार ECMS को 249 कंपनियों से लगभग 1.18 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो उसके मूल लक्ष्य 59,350 करोड़ से लगभग 2 गुना है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ASI 2023-24 के अनुसार GVA के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। पहले स्थान पे महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक और फिर उत्तर प्रदेश। ASI 2023-24 के अनुसार महाराष्ट्र कितना 16%, गुजरात 14%, तमिलनाडु 10%, कर्नाटक 7% और उत्तर प्रदेश 7%। सकल मूल्य संवर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA के आधार पर शीर्ष 5 औद्योगिक राज्य हैं। रिपोर्ट के अनुसार GVA में लगभग 11.89% की वृद्धि हुई है, जो आउटपुट और इनपुट, आउटपुट कितना है 5.8% और इनपुट है 4.71% से अधिक है, जिससे औद्योगिक दक्षता और मूल्य सृजन में सुधार का संकेत मिलता है। इस वृद्धि का नेतृत्व मूल धातु, मोटर वाहन, रसायन, खाद्य उत्पादन और फार्मास्यूटिकल्स उद्योगों ने किया, जो कुल औद्योगिक उत्पादन में लगभग 48% योगदान देते हैं। 2024-25 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है? अकॉर्डिंग टू द थर्ड एडवांस एस्टिमेट फॉर 24-25 इंडियाज फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज रीच्ड व्हाट रिकॉर्ड लेवल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 354 मिलियन टन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत का 24-25 में खाद्यान्न उत्पादन
53.96 मिलियन टन यानी 354 मिलियन टन के लगभग रहा, जिसमें चावल का उत्पादन था 149 मिलियन टन और गेहूं का 117 मिलियन टन। वर्तमान में भंडारण क्षमता में 47% की कमी है, जबकि एफसीआई और राज्य एजेंसियां लगभग 917 एलएमटी की क्षमता का प्रबंधन करती है, जिसमें साइलो, गोदाम और सीएपी संरचनाएं शामिल हैं। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। केंद्र सरकार ने अनाजों की आत्मनिर्भरता के लिए कौन सी 6 वर्षीय मिशन को मंजूरी दी, जिसका लागत 11,440 करोड़ रुपये है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। केंद्र सरकार ने मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस को मंजूरी दी है, जो 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक लागू रहेगा, और दाल उत्पादन को 24.2 मिलियन टन से बढ़ाकर 35 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखता है। इस मिशन की कुल लागत 11,440 करोड़ रुपये है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी और किसानों को प्रोत्साहन शामिल है। इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता घटाना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत 6 प्रमुख दालों चना, मसूर, अरहर, उड़द, मूंग और राजमा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर अब कितना हो गया है? 64.3% हो गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ISSA अवार्ड 2025। भारत को जोहानसबर्ग में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम में इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन यानी ISSA अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान सामाजिक सुरक्षा कवरेज को 2015 में 19% से बढ़ाकर 2025 में 64.3% करने की उपलब्धि के लिए दिया गया, जिसमें 940 मिलियन से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए। इस पहल में पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और मातृत्व लाभ जैसे प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं। यह सफलता डिजिटल इंडिया और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन का परिणाम है। भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS अक्षर का कमीशनिंग कहाँ किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। ICGS अक्षर का कमीशनिंग 4 अक्टूबर को कराईकल, पुडुचेरी में किया गया, जो अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल्स वेसल्स की दूसरी श्रृंखला का हिस्सा है। यह जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है, जो मेक इन इंडिया पहल की सफलता को दर्शाता है। यह जहाज तटीय निगरानी, समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज एवं बचाव अभियानों के लिए सक्षम है। यह भारतीय तटरक्षक बल की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को और मजबूत करेगा। फिल्म निर्माता मयूरिम विश्वास द्वारा निर्देशित द रिसरेक्शन क्वेस्ट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड डॉल्फिन पुरस्कार। यह 4 भागीय डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जिसका निर्देशन मुंबई स्थित पूर्व पत्रकार मयूरिका विश्वास ने किया है, और यह सिंगापुर के चैनल न्यूज एशिया CNA द्वारा कमीशन की गई थी। इस सीरीज में भारतीय क्रिएटिव टीम राधिका चंद्रशेखर, तुषार घोगले और कार्तिक थपलियाल शामिल थे। यह डॉक्यूमेंट्री क्लोनिंग, जीन संपादन और विलुप्त प्रजातियों के पुनर्जीवन जैसे वैज्ञानिक विषयों पर केंद्रित है। विशेष रूप से उत्तरी सफेद गैंडे को बचाने के प्रयासों को प्रदर्शित करती है। इसे 16वें कांस कॉरपोरेशन मीडिया एंड टीवी अवार्ड्स में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार श्रेणी में गोल्ड डॉल्फिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के पहले सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोपरगांव में भारत के पहले सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र प्रतिदिन 12 टन CBG और गुड़ या शीरे से 75 टन पोटास का उत्पादन करेगा, जिससे ऊर्जा आयात पर निर्भरता घटेगी।
कंप्रेस्ड बायोगैस CBG एक नवीकरणीय ईंधन है जो कृषि अवशेष, गोबर, सीवेज और गन्ना प्रेस मीट से अवायवीय अपघटन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसका ऊष्मीय मूल्य CNG के समान होता है, जिससे यह ऑटोमोटिव, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगों के लिए एक प्रभावी विकल्प बनता है। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को सशक्त बनाएगी। कोंकण 2025 अभ्यास में पहली बार कौन से विमान वाहक पोतों की भागीदारी हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, INS विक्रांत और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। भारतीय नौसेना और ब्रिटिश रॉयल नेवी ने भारत के पश्चिमी तट पर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कोंकण की शुरुआत की, जो 2 दशकों के बढ़ते नौसैनिक अंतर संचालन का प्रतीक है। वर्ष 2004 में प्रारंभ हुआ यह अभ्यास इस बार विशेष है क्योंकि इसमें दोनों देशों के करियर स्ट्राइकर ग्रुप HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटेन से और INS विक्रांत भारत से पहली बार शामिल हुए। इसका उद्देश्य भारत ब्रिटेन विजन 2035 के तहत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है और स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा, सैन्य सहयोग और पारस्परिक विश्वास को और गहरा करता है। NCRB की भारत में अपराध 2023 रिपोर्ट के अनुसार कुल अपराधों में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7.2%। NCRB द्वारा जारी भारत में अपराध 2023 रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल अपराधों में 7.2% की वृद्धि हुई। 2022 में 58 लाख से बढ़कर 2023 में 62.4 लाख मामले दर्ज हुए। साइबर अपराधों में 31.5% के लगभग की तेज बढ़ोतरी हुई, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में मामूली वृद्धि हुई है और बच्चों के खिलाफ अपराधों में 9.2% की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों में लगभग 29% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में गिरावट आई है। यह रिपोर्ट पुराने भारतीय दंड संहिता IPC पर आधारित अंतिम संस्करण है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। आगामी रिपोर्टें नई भारतीय न्याय संहिता के अनुसार तैयार होंगी। वुल्फ 1130C किस प्रकार का खगोलीय पिंड है और यह कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह एक ब्राउन ड्वार्फ है। 2 अक्टूबर 2025 को साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार ब्राउन डार्फ वुल्फ 1130C के वायुमंडल में फॉस्फीन pH 3 का महत्वपूर्ण 100 भाग प्रति अरब स्तर पर पता लगाया। यह खगोलीय पिंड कहाँ है? यह ड्वार्फ सिग्नस तारामंडल में 54 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और उल्फ 1130 ABC त्रयी प्रणाली का हिस्सा है। यही है यह ड्वार्फ। यह खोज अन्य ब्राउन डॉर्फों में फॉस्फीन की अनुपस्थिति के विपरीत है, जो फास्फोरस रसायन विज्ञान की मौजूदा समझ को चुनौती देती है। पृथ्वी पर फॉस्फीन को जैविक संकेतक माना जाता है, किंतु यहाँ यह अजैविक प्रक्रियाओं जैसे ऊर्ध्वाधर मिश्रण से जुड़ा पाया गया है, जिससे यह शुक्र ग्रह 2020 की खोज पर नए प्रश्न उठते हैं। यह अध्ययन अर्काना ऑफ द एंशंट्स कार्यक्रम का हिस्सा है, जो प्राचीन ब्राउन ड्वार्फों की वायुमंडलीय रसायन विज्ञान की गहराई से पड़ताल करता है। चक्रवात शक्ति का निर्माण कहाँ हुआ तथा इसका नामकरण किस देश ने किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में, और इसका नामकरण किया गया श्रीलंका द्वारा। यह 2025 का पहला मानसून बाद चक्रवात था, जो 5 अक्टूबर को ओमान के रास अल हद से 220 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित रहा। IMD के अनुसार यह शुरू में पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ा, लेकिन 6 अक्टूबर को पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में बढ़कर धीरे धीरे कमजोर हो गया। 7 से 8 अक्टूबर तक यह उष्णकटिबंधीय अवसाद में बदला, जिससे भारत पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, सिवाय गुजरात महाराष्ट्र तटों पर ऊंची लहरों और हल्की वर्षा के। इस चक्रवात के कारण भारत में मानसून वापसी 11 अक्टूबर तक विलंबित हो गई और मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई। डायएथिलीन ग्लाइकॉल क्या है और इसके सेवन से क्या प्रभाव है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यह एक औद्योगिक रसायन है। ब्रेक फ्लूइड एंटीफ्रीज के रूप में उपयोग होता है। भोपाल स्थित खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप में लगभग 46% डायएथिलीन ग्लाइकॉल DEG की उपस्थिति पाई, जो अनुमेय 0.1% की सीमा से अत्यधिक अधिक थी। इसके बाद औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत राज्यव्यापी प्रतिबंध और देशव्यापी नियामक कार्रवाई शुरू की गई। DEG एक
औद्योगिक रसायन है जिसका उपयोग मुख्यतः ब्रेक फ्लूइड और एंटीफ्रीज में होता है, किंतु दवा उद्योग में इसे सस्ता विलायक मानकर गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसका सेवन गुर्दे की विफलता, तंत्रिका क्षति और मृत्यु का कारण बन सकता है। यह घटना भारत में औषधि गुणवत्ता नियंत्रण और दवा सुरक्षा मानकों के कठोर पालन की आवश्यकता को उजागर करती है। 2025 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा शास्त्र में किस खोज के लिए दिया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इम्यून रेगुलेटरी टी सेल्स के लिए। 6 अक्टूबर को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने मैरी ई ब्रंक्वा अमेरिका की हैं, फ्रेड रैम्सडेल अमेरिका के और सिमोन साकागुची जापान को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन वैज्ञानिकों को यह सम्मान परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता यानी पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित इनकी खोजों के लिए दिया गया, जिसमें इन्होंने रेगुलेटरी टी कोशिकाओं रेगुलेटरी टी सेल्स की पहचान की। ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली को अपने ही उत्तकों पर हमला करने से रोकती है, जिससे शरीर की स्व प्रतिरक्षा सुरक्षा बनी रहती है। यह शोध ऑटो इम्यून रोगों जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस और टाइप 1 डायबिटीज की समझ और उपचार में महत्वपूर्ण प्रगति का मार्ग खोलता है। यह खोज इम्यूनोथेरेपी और ट्रांसप्लांट मेडिसिन में नई संभावनाएं पैदा करती है। 2025 भौतिकी नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग। 6 अक्टूबर को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क यूके के हैं, मिशेल एच डेबोरेट ये हैं फ्रांस के और जॉन एम मार्टिनिस ये अमेरिका के हैं को प्रदान किया। इन्हें यह सम्मान इलेक्ट्रिक सर्किट्स में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटेनाइजेशन की खोज के लिए मिला, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपर कंडक्टिंग तकनीक के विकास की नींव रखी। WHO रिपोर्ट के अनुसार भारत में तंबाकू उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 26.7%। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक रिपोर्ट 2025 में तंबाकू उपयोग की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया, जिसमें भारत में 26.7% वयस्कों के तंबाकू उपभोक्ता होने का खुलासा हुआ। रिपोर्ट ने कड़े नियंत्रण उपायों और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को और सशक्त बनाने की सिफारिश की। यह निष्कर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को प्रभावित करेगा और कैंसर, हृदय रोग तथा अन्य जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम में मदद करेगा। रिपोर्ट ने चेताया है कि यदि प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भारत में तंबाकू से संबंधित मौतें और स्वास्थ्य व्यय दोनों बढ़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने नवीन मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लोकनेते DB पाटिल। महाराष्ट्र सरकार ने नवीन मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दिवंगत किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता लोकनेता DB पाटिल के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। DB पाटिल को परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए उचित मुआवजा और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष के लिए याद किया जाता है। अब हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम होगा लोकनेता DB पाटिल नवीन मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो मुंबई महानगर क्षेत्र का दूसरा प्रमुख हवाई अड्डा बनेगा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक फ्लीट को कहाँ लॉन्च किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नवी मुंबई। भारत की पहली इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक फ्लीट का उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नौवा सेवा नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में किया। यह फ्लीट 50 इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों से शुरू हुई है, जो स्वैपेबल बैटरी तकनीक पर आधारित है। इसका उद्देश्य बंदरगाह संचालन में उत्सर्जन और प्रदूषण को कम करना है, जो भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य और राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के अनुरूप है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। इसका आयोजन दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया, जिसका थीम था इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सिलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। यह सम्मेलन दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी देवा और वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 30 से अधिक देशों के 3300 प्रतिभागियों और 80 अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने भाग लिया। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी, जलवायु, वित्त समानता और युवाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। IMAP मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा। नासा ने
इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सप्लोरेशन प्रोब IMAP मिशन को स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा USA से लॉन्च किया। यह मिशन हेलियोस्फीयर की सीमा का अध्ययन करने और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। IMAP को सूर्य पृथ्वी L1 लैग्रेंज बिंदु पर तैनात किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 10 लाख मील दूर स्थित है और सौर वायु तथा ऊर्जावान कणों पर वास्तविक समय डेटा संग्रह के लिए आदर्श स्थान है। मिशन का लक्ष्य सौर वायु से बने हेलियोस्फीयर की सीमा का मानचित्रण, ऊर्जावान कणों की उत्पत्ति और गति का अध्ययन करना तथा सौर मंडल की रक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना है। इसके साथ ही कैरुथर्स जियो कोरोना ऑब्जर्वेटरी भी लॉन्च की गई, जो पृथ्वी के बाहरी वातावरण और सूर्य के प्रभाव का अध्ययन करेगी। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अलग अलग एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। मार डेल प्लाटा घाटी अर्जेंटीना के किस प्रांत के निकट स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की मार डेल प्लाटा घाटी, जो ब्यूनस आयर्स प्रांत से लगभग 300 किलोमीटर दूर पूर्वी तट पर स्थित है, में हाल ही में हुए एक समुद्री अभियान में 40 से अधिक संभावित नए गहरे समुद्र की प्रजातियां खोजी गई, जिसमें ग्लास स्क्विड और गुलाबी झींगे शामिल हैं। यह घाटी अर्जेंटीना की सबसे बड़ी पनडुब्बी घाटियों में से एक है, जो महाद्वीपीय शेल्फ को काटते हुए गहरे समुद्र तक फैली हुई है। यहाँ स्थलीय पदार्थों, प्लवकीय फोरामिनीफेरा और महीन रेतीले तल छटों का मिश्रण पाया जाता है, जिससे जैविक दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र बनता है। इसकी उत्पादकता अर्जेंटीना शेल्फ ब्रेक फ्रंट से जुड़ी है, जहाँ उप अंटार्कटिक जल फॉकलैंड मालविनास धारा से मिलता है। दोस्तों, इसी के साथ करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।